ठीक है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बाकी सारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंजर्वेशन एनर्जी हर जगह वैलिड है, इक्वली वैलिड है। ठीक है, ओके। अब क्या है कि हम लोग पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल में चीजें कैसे होती हैं, हम लोग काम कैसे करते हैं। तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, और जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग कोई ना कोई वर्क करते हैं। कल हम लोग एग्जांपल में डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ जैसे इस रूम में लाइट जल रहा है, बल्ब की वजह से रोशनी आ रही है, वो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है। फैन चल रहा है तो फैन का मोशन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इंस्टॉल्ड इनसाइड द फैन। तो वहां भी क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। इसी तरह जितनी भी चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव चल रहा है तो वहां भी मोटर चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, और लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो हर जगह इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग कराते हैं। तो जिस तरह नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके सारे प्रिंसिपल वहां भी वैलिड होंगे। अब नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम और नॉर्मल वर्क के केस में एक बार आ जाओ और उसको समझ लो कि होता क्या है। तो नॉर्मली आप लोगों को, जिन लोगों ने 12th किया होगा उनको अच्छे से पता होगा, इवन 10th में भी पढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सबने सुना है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यस सर। ओके, तो वहां होता क्या है, उसी सिचुएशन को एक बार हम लोग रिव्यू कर लें। तो सपोज दैट ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल को हम लोग डेटम भी बोलते हैं, मीन सी लेवल को भी हम लोग डेटम बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो h हाइट पे है। इस h हाइट पे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और यहां पे सपोज दैट एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया। अब ग्राउंड लेवल है तो जाहिर है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने एज्यूम कर लिया जीरो है। एक्चुअल में क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो होगी? एक्चुअल में ग्राउंड लेवल जो हमने मान लिया, कोई भी ग्राउंड लेवल, क्या एक्चुअल में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? नो सर। कभी नहीं, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। जैसे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग में हर एक क्वांटिटीज रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक ट्रेन है, ट्रेन की बोगी है, उसमें कंपार्टमेंट है, बैठने का अरेंजमेंट है, आमने सामने लोग इस तरह से बैठते हैं। ओके, सपोज अ पर्सन ए इज सिटिंग ओवर हियर, एक ही कंपार्टमेंट में आमने सामने की सीट पर सपोज दैट ये पर्सन ए यहाँ बैठा हुआ है और अ पर्सन बी इज सिटिंग ओवर हियर, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। ट्रेन क्या है, ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब है क्या कि ये दोनों पर्सन जो है ना, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये दोनों पर्सन एकदम स्थिर हैं, एकदम मूव नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या ना, b जब a को देख रहा है तो b की नजर में a स्थिर है, यानी a की वेलोसिटी जीरो है। उसी तरह a जब b को देख रहा है ना, तो a की नजर में b की वेलोसिटी जीरो है। इसीलिए फिजिक्स में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी या मोशन को जज कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर आपको नहीं पता होता कि ट्रेन मोशन में है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ट्रेन मोशन में है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी रहा है, तो ये दोनों स्थिर है। ये दोनों जब एक दूसरे को देख रहा है ना, तो देख रहा है कि दोनों में कोई मोशन नहीं है, तो a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में b की वेलोसिटी जीरो, और b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी जीरो। यस, लेकिन होगा क्या, ये ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब कोई तीसरा पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे है, इस ट्रेन को मूव होते हुए देख रहा है, तीसरा पर्सन प्लेटफॉर्म पे है, सपोज दैट c। अब c जब इस बोगी की खिड़की से देख रहा है इन दोनों को, तो c की नजर में a की वेलोसिटी क्या होगी? कितना? यस, v वेलोसिटी। c प्लेटफॉर्म पे स्थिर है ना, c को ट्रेन के साथ ये दोनों मूव करते हुए दिख रहे हैं, तो c की नजर में a की वेलोसिटी भी v है और b की वेलोसिटी भी v है। इज दैट क्लियर? तो देखो, सेम पर्सन a और b
सिर्फ हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, यानी देखने का नजरिया बदल दिया, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसको, किसका माइक्रोफोन ऑन रह गया है। जवाब देने के बाद माइक्रोफोन तुरंत म्यूट कर दीजिए, रिप्लाई देने के बाद सब लोग माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड में आवाज आती है ना तो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो यहां देखो, अब सेम पर्सन ए और बी, जैसे ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदला, यानी किसके रेस्पेक्ट से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी में अंतर आ गया। वही बी ए के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते थे तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, वही बी जब सी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी v है। माइक्रोफोन म्यूट रखिए सब लोग, बार बार मैं बोल रहा हूं। साक्षी म्यूट कर दिया करो, जिसका अनम्यूट दिखे ना, पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में सिंबल दिखेगा, वहां से म्यूट कर दिया करो, ठीक है। आ रही है मेरी आवाज, आ रही है क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है। तो देखो सेम पर्सन अगर B को हम लोग लेके चल रहे हैं तो B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में हमें 0 दिख रहा है, और उसी B की वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में हमें V के बराबर दिख रहा है। तो अंतर आया। तो कहने का मतलब ये है, ये समझाने का मकसद ये था कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, साइंस और इंजीनियरिंग में ना एब्सोल्यूट क्वांटिटीज कुछ भी नहीं होती है, सारी क्वांटिटीज रिलेटिव होती है। डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम उन क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। यहाँ अगर A के रेस्पेक्ट से हम लोग वेलोसिटी देखते थे B की वेलोसिटी तो 0 मिलता था, और वही सेम पर्सन की वेलोसिटी हम लोग C के रेस्पेक्ट में देखते थे तो हमें V मिलता था। यानी सारी क्वांटिटीज रिलेटिव है। अब होता क्या है कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है ना, तो उसके लिए भी रिलेटिव का ही अप्रोच निकालते हैं। लेकिन हाँ, करते क्या है, अब हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं उस रेफरेंस को 0 एज्यूम कर लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यानी जैसे C स्थिर था ना, C को हमने 0 रेफरेंस वैल्यू ले लिया और तब C से कंपेयर करके हमने B की वेलोसिटी निकाला तो हमें ये मिला। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि C को जब हमने रेफरेंस माना, C को हमने 0 एज्यूम किया, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये मिल रही है, और 0 के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ आ जाओ पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा था, हमने एज्यूम कर लिया कि ग्राउंड लेवल जो है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्लियर? हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है। हमारा जो फ्लोर है, मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, यहाँ के ग्राउंड को मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड का मैंने रेफरेंस के लिए 0 मान लिया, लेकिन एक्चुअल में देखो तो सेंटर ऑफ अर्थ से वहां का भी, हमारे फ्लोर का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो अलग हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि सारी क्वांटिटीज रिलेटिव होती हैं। अगर हमें एब्सोल्यूट निकालना है ना, तो उसके लिए भी रिलेटिव का अप्रोच निकालेंगे, लेकिन करेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी अब किसके रिस्पेक्ट से या रिलेटिव क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, तो 0 वैल्यू के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक 0 हमने एज्यूम कर लिया। अब सपोज दैट इस ब्लॉक का मास m है। ओके, अब हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। इस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब क्या हुआ, हम यहाँ से आए, इसको मैंने पकड़ा और अपने हाथ से उठा के इस ब्लॉक को मैंने यहाँ रख दिया। सेम ब्लॉक को अपने हाथ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब इस बीच में चीजें क्या क्या हुई, उन पे हमें गौर करना है। इस बीच में क्या क्या हुआ, तो देखो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई एनर्जी, और कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई एनर्जी क्या होती है, यस, पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और किसके वजह से है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हमने इसका नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले केस में जब ये ब्लॉक यहाँ ग्राउंड लेवल पे था तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। उसके बाद देखो सिचुएशन कितना बदला, हम आए यहाँ, इसको पकड़े और इसको पकड़ के उठा के ऊपर रखे। इस प्रोसेस में देखो क्या क्या हुआ, पहले मैंने इसको पकड़ा, अपने मसल्स से इसको एनर्जी दी, और अपने मसल्स से एनर्जी देके मैंने वर्क डन किया इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। मेरा काम हुआ ना, इसको उठा के मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा तो मैंने वर्क किया। और वर्क कैसे किया, तो अपने मसल से एनर्जी देके मैंने वर्क किया, यानी मस्कुलर एनर्जी देके मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी मैंने वर्क किया। और वर्क करके जब मैंने यहाँ छोड़ दिया, तब इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी नए केस में,
नए केस में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाँ बताइए। ये h हाइट है, मास m है, तो नए केस में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। ठीक है, अब 9.8 into 5. हाँ 9.8 into 5. 9.10 into 5 क्या बोल रही हो? 9.10. हाँ क्या बोल रही है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे जब ये h हाइट पे आ गया, h हाइट के प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब गौर से देखो इस बीच में हुआ क्या क्या। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मैंने इसको पकड़ा, मैंने अपने मसल से एनर्जी दी, एनर्जी देके मैंने इसको यहाँ पहुंचाया, यानी मैंने वर्क किया, और जब वर्क करके मैंने छोड़ा तो मेरा किया हुआ वर्क ना वापस एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, और अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। इस बीच में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन भी हुआ। जब मैंने इसको उठाया, इसको वेलोसिटी मिली, तो उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी भी मिला इस पाथ के दौरान, और काइनेटिक एनर्जी मिलते मिलते यहाँ आके मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई। जब मैंने यहाँ पे रोक दिया इसको, अगेन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो इस बीच में पोटेंशियल से काइनेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, और काइनेटिक से वापस फिर पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और अल्टीमेटली जब मैंने इसको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस h हाइट के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, तो अब नई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। ठीक है, अब सेम चीज को हम लोग दूसरी तरह से लेके चलेंगे। अब इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है, इसी तरह वो भी h हाइट पे है, सेम प्लेटफॉर्म, और ये भी h हाइट पे है। ओके, और यहाँ क्या है, यहाँ सपोज दैट इस ब्लॉक की जगह हमने वाटर टैंक को रख दिया है, इसके जगह हमने वाटर टैंक को रख दिया है। अब यहाँ से सर्टेन कहीं वाटर है, वाटर अवेलेबल है, और किसी तरह से हम इसमें जाके वाटर को भर देते हैं, और एज्यूम कर लो कि इसका भी मास m है। ठीक है, यानी इस टैंक में हमने m मास के वाटर को भर दिया। अब उस वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस पोजीशन पे? बताइए, जो टैंक के अंदर है उसका भी मास m है, mgh ही होगा। यस, एब्सोल्युटली। तो यहाँ भी mgh हो गया। अब आपको पता है, अगर सपोज दैट यहाँ से इस टैंक में हम पाइप निकाल दें, इस टैंक में से एक पाइप हम निकाल दें, और यहाँ लास्ट पोजीशन पे, यहाँ ग्राउंड लेवल पे एक नल हम लगा दें, तो जैसे ही नल खोलेंगे पानी आएगा ना, पानी आएगा, हाँ डेफिनेटली आएगा। पानी क्यों आ रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से? पानी किसकी वजह से आ रहा है? यस, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh हमने दिया ना, इसके वजह से पानी आ रहा है। अगर एज्यूम करो इसी टैंक को हमने ग्राउंड लेवल पे ही एकदम रख दिया रहता, अगर यही टैंक ग्राउंड लेवल पे रहता और वहां भी m मास का पानी भरा हुआ रहता, और ग्राउंड लेवल पर ही एक अगर हम लोग नल लगाते, तो क्या पानी आता इसमें? क्या पानी आता? No, sir. कभी नहीं आता। मींस पानी वही है, हमने उसके कॉन्फ़िगरेशन को बदला, और कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव की वजह से हमने वहां पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट किया, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिली, और अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के वजह से ही यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. यानी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करके हमने पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स बनाया, और उस पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स ने अब काम करना शुरू कर दिया हमारे लिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हम लोग इलेक्ट्रिकल में, और ऐसा ही हम लोग इलेक्ट्रिकल में करते हैं। समझ में आया? ये वाटर से एनालॉजी इलेक्ट्रिकल को समझने का सबसे बेसिक मीडियम है, सबसे शुरुआती चीज है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह हम लोग करते क्या है, बैटरी में आ जाइए आप लोग। तो बैटरी के केस में हम लोग करते क्या है, तो आपका जो बैटरी है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस तरह हम लोग इलेक्ट्रोड बना देते हैं और अंदर केमिकल्स रखते हैं।
कॉपर प्लेट और जिंक रॉड, आगे चल के बताएंगे उन सब की क्या जरूरत है। अभी सिर्फ ओवरव्यू समझ लीजिए कि कहना क्या है इसमें। तो सपोज दैट ये मान लो H2SO4 सॉल्यूशन हमने इसमें डाल के रखा है। अब होता क्या है ना, H2SO4 के सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने लगता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल में हम लोग रखते हैं उसको रेफरेंस के लिए। यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, उसके बाद रेफरेंस के लिए हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ रखते हैं नॉन मेटल होते हुए भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऑफ मेटल में। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इससे नीचे होगा हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन एंड कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मैंने क्यों शो किया? केमिस्ट्री पढ़ाया गया ना आपको? बताइए। इसमें होता क्या है ना, ठीक है, अब समझ लो। अब हाँ बोलो। एक साथ सब लोग नहीं बोलो, एक एक करके बोलो, तब पता चलेगा। दो लोगों की आवाज एक साथ आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का मतलब क्या है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए हम लोग इसको रेफरेंस के लिए रखते हैं। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने मटेरियल्स है ना, वो हाइड्रोजन के कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे। यानी अगर आपकी बैटरी में हमने H2SO4 का सॉल्यूशन दिया है, आपकी बैटरी में अगर हमने H2SO4 का सॉल्यूशन दिया है और कॉपर प्लेट और जिंक रॉड है, तो है क्या, देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में अगर हम लोग वापस आते हैं तो देखते हैं जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो बस ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स हाइड्रोजन के कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, और नीचे जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखो जिंक क्या है, ऊपर आता है, और कॉपर यहाँ नीचे आता है। कॉपर यहाँ नीचे आता है, यानी जिंक क्या करेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देगा। तो यहाँ क्या है, जिंक की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ ZnSO4 बनते चला जाएगा और इस तरह सॉल्यूशन में चेंजेस आते चला जाएगा। बाद में और डिटेल्स इसको समझाएंगे, अभी आपका बेसिक्स है। अब इसका नतीजा क्या होगा ना कि बैटरी की केमिकल एनर्जी ने आगे चल के पूरा केमिकल इक्वेशन आपको बताएंगे जब डिटेल से पढ़ना है। आज आपका बेसिक्स है, तो बेसिक्स में जान लीजिए बैटरी की केमिकल एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ सेपरेट करने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने लगेगी। और नतीजा क्या होगा कि सेपरेट करने से जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ना बैटरी के, उन पर चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। तो कॉपर एनोड और जिंक कैथोड, तो कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा और जिंक पे नेगेटिव चार्ज जाके जमा होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज जाके जमा होने लगेगा।
और जैसे ही चार्ज को हमने इम्बैलेंस किया, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया की सारी चीजें, यूनिवर्स की सारी चीजें, कल के क्लास में बताए थे, जो भी चीजें फिजिकल हैं वो सारी चीजें किससे बनी है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या है? तो एटम्स के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। और होता क्या है? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। तो नतीजा होता है कि एटम एज ए होल हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से निकाल दिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, किसी कारण से इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकाल दिया तो नतीजा क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। और आपको पता है कि जैसे ही चार्ज को हम लोग सेपरेट कर देंगे कूलम्स लॉ के हिसाब से, उन दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको सेपरेट करना, कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर दे रहे हैं। और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के वजह से अट्रैक्ट होके कूलम्स लॉ के वजह से चार्ज वापस जाना चाहेगा। और इसी का फायदा उठा के हम लोग वर्क कराते हैं, जिस तरह यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में काम कराते थे। यहाँ क्या करते थे? ब्लॉक को उठा के ऊपर रख देते थे, या पानी को उठा के हमने ऊपर रख दिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने दे दिया, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसी तरह चार्ज, न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को हम लोग अगर सेपरेट कर देंगे तो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेगा, क्योंकि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही क्रिएट करेगा, जिस तरह यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क होता था, यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क होगा।